चलिए नमस्ते। सभी लोग कैसे हैं? तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं संपूर्ण 10th क्लास की बुक से। और कुछ ऑब्जेक्टिव भी हैं, कुछ सही विकल्प हैं, कुछ खालिस्तान हैं, कुछ सही जोड़ी, सत्य सत्य सब कुछ हैं। ये ऑब्जेक्टिव लगभग 30 नंबर के हैं और इनको आप कंप्लीट कर लेंगे संपूर्ण, तो आप अच्छे से सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं पेपर में। देखिए, दो संख्याएं हैं 4 व 10 का एचसीएफ ज्ञात करना। तो हम 4 और 10 का एचसीएफ निकालेंगे, तो 4 और 10 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो गुणनखंड करके निकाल सकते हैं, जो कॉमन आएगा वो ले लेंगे, वो एचसीएफ हो जाएगा। या फिर हम इन दोनों नंबरों में देखें 4 और 10 में सिर्फ किस संख्या का भाग दे रहा है, वही एचसीएफ होगा। तो जो ऑप्शन में होगा वो हम देख लेंगे। दो संख्या एक ऐसी है जिसमें 4 में और 10 में दोनों का भाग चला जाएगा, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन 12,15,21 का एचसीएफ ज्ञात करना है हमें। एचसीएफ यानी कॉमन, जो हम इनके गुणनखंड तोड़ सकते, जो संख्या कॉमन रहेगी तीनों में वही एचसीएफ हो जाएगा। या फिर 12, 15 और 21 में किसका भाग जा सकता है? सिर्फ 3 का। 3 का भाग इसमें जाएगा, 3 का इसमें, 3 का इसमें, और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3। अगला देखिए 12, 15 और 21, ये क्वेश्चन का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है हमें? एलसीएम। तो एलसीएम इनके गुणनखंड तोड़ के सभी का आपस में गुणा कर लेंगे, जो कॉमन होगा वो एक बार लेते हैं। तो इन सब का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 420। इनका एलसीएम कितना होगा? 12, 15 और 21 का एलसीएम कितना होगा? 420। और एचसीएफ कितना होगा? 3। ठीक, चलिए अगले का एचसीएफ निकालना हमें। अगला क्वेश्चन चौथा है 91 और 26 का एचसीएफ निकालना है। तो 91 और 26 में सिर्फ 13 का भाग जाएगा, तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 13 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात करना है। 6 और 20 का एचसीएफ कितना होगा? 2 होगा, जिसमें 6 में 2 का भाग जाएगा और 20 में भी 2 का भाग जाएगा। इसके अलावा कोई संख्या और नहीं है जिसमें भाग चला जाए। ठीक, तो 6 और 20 का हो चुका। अगला 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 96 और 404 में भी 4 का भाग जाएगा, इसके अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 4। अगला त्रिघात बहुपद के शून्यांक। तो त्रिघात, जितनी घात होगी उतने शून्यांक होंगे। अगर 2 घात होगी तो 2 शून्यांक होंगे। अगर 3 घात होगी त्रिघात तो इसके 3 शून्यांक होंगे। तो इसका आंसर कितना होगा? 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुपद x² - 3 के शून्यांक ज्ञात करना है। तो शून्यांक कैसे निकाल सकते? x की घात 2 है, 3 -3 लिखा है, -3 को अंडर रूट में ले जाएंगे, अंडर रूट 3 की घात भी 2 बना लो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसके शून्यांक क्या होंगे? प्लस माइनस के अंडर रूट 3 को हम निकाल सकते हैं। द्विघात बहुपद के, ये बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इन ओटीओ ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों को आप कंप्लीट कर सकते हो अच्छे तरीके से। सारे क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना है, लगभग इनमें से आपके 30 नंबर कंप्लीट अच्छे तरीके से हो जाएंगे। द्विघात बहुपद के शून्यांकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 2 होगी। रैखिक की कितनी होगी? 1। यदि द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा? c/a। क्या होगा? c/a। अगला देखेंगे द्विघात बहुपद के आलेख। द्विघात बहुपद के आलेख का प्रकार होता है परवलय। कैसा होता है? परवलय। कैसा होता है? परवलय। अगला क्वेश्चन द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल क्या होता है? -kb/a। बहुपद के शून्यांकों का योगफल क्या होता है? -kb/a। अगला बहुपद 13वां क्वेश्चन क्या है? 2x की घात 3 + 3x² + 4x + 5 में शून्यांकों की अधिकतम घात। तो जो सबसे बड़ी घात होती है वो देखेंगे। सबसे बड़ी घात कितनी है? 3। इसमें कितनी है? 2। ऊपर जो घात होती है तो इसकी घात कितनी होगी? 3। सबसे बड़ी घात देखते हैं। 14वां क्वेश्चन देखो, समीकरण निकाय x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा। तो हमको उसको तुलना करना पड़ेगा। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तुलना करते हैं तो देखते हैं कोई हल है अथवा नहीं। तो कोई हल नहीं होगा क्योंकि इनके मान बराबर नहीं आते हैं। 2 मान बराबर है, तीसरा मान कोई बराबर नहीं होता है, कोई हल
नहीं है। ये 3 शर्तें, इन शर्तों को आराम से आप याद कर सकते हो। समीकरण निकाय a1x+b1y+c1 बराबर 0 और a2x+b2y+c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय होने के लिए शर्त क्या होती है? a1/a2 बराबर नहीं है क्या? b1/b2। ये प्रथम शर्त है, अद्वितीय होने की शर्त हमें अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। a1/a2 बराबर b1/b2 17वां क्वेश्चन है, बराबर नहीं है c1/2 तो समीकरण निकाय क्या होगा? इसमें भी क्या होता है, कोई हल नहीं होती। दो चीज़ें बराबर होती, तीसरी चीज़ बराबर नहीं होती, तो इसमें निकाय का कोई हल नहीं होता। ऐसे ये 14वां क्वेश्चन था, वैसे ही ये क्वेश्चन है 17वां, कोई हल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। समीकरण युग्म a1x+b1y+c1 बराबर 0, c1 बराबर 0 और अगला लिखा a2x+b2y+c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल कब नहीं होगा? जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है क्या? c1/c2। तो निकाय का कोई हल नहीं होता। ये आवश्यक प्रतिबंधों की शर्तें हैं और ये हमको याद करना पड़ेंगी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, यही समीकरण इसमें लिखे हुए हैं। निरूपित रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का प्रतिबंध बताना। तो ये दोनों प्रतिच्छेद कब होते हैं? जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2। चलिए अगला क्वेश्चन, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो समीकरण निकाय क्या होता है ये बताना है। जब तीनों चीज़ें बराबर हों, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो निकाय कैसे होते हैं? अनंता अनेकल। अगला क्या है? x - 2x बराबर 0 और 3x+4y -20 बराबर 0। तो रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी होती हैं। कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी। रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। चलिए 22वां क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के लिए दो निम्न वास्तविक मूल होंगे तो v² - 4ac का मान कैसा होता है? छोटा बड़ा होता है कैसे? 0 से, अगर द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण के विविधकर का मान 0 है तो द्विघात समीकरण क्या क्या होता है? दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। 24वां क्वेश्चन, वर्ग समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे। नहीं होंगे तो d का मान 0 से कैसा होता है? छोटा है, यानी d यानी विविधकर, और विविधकर को कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल D से। तो v² - 4ac का मान कैसे होना? 0 से कैसा होना चाहिए? छोटा। तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक नहीं होते। चलिए अगला 25वां क्वेश्चन, ये महत्वपूर्ण किताब से हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। छांट के रखा हुआ है इनके आंसर। द्विघात समीकरण x² - के 4x + 4 बराबर 0 के व्युत्कर का मान क्या होगा? तो व्युत्कर का मान क्या होगा? 0 होगा, यानी d का मान क्या आएगा? 0 आएगा। चलिए इनकी हम तुलना करते हैं। मान d बराबर v² - 4ac में मान रखते हैं तो इसका मान पता चल जाता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप पूछा तो ax² + bx + c बराबर 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, AP 6, 9, 12, 15 का प्रथम पद का सर्वांतर ज्ञात करना है। प्रथम पद और सर्वांतर, तो प्रथम पद तो होता है 6, जो पहली संख्या होती है। प्रथम पद कितना हो गया? 6। अब हमें सर्वांतर निकालना, तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे। तो प्रथम पद कितना हो गया? 6। तो 9 में से अगर 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। या 12 में से 9 घटा लो तो भी 3, या 15 में से 12 घटा लो तो भी 3। यानी सर्वांतर जो सभी पदों में अंतर कैसा होता है? समान, उसी को क्या बोलते हैं? सर्वांतर। ठीक है, तो ये सर्वांतर अपन को पता चल गया। अगला क्वेश्चन 28वां देखेंगे। सर्वांतर ज्ञात करना है, तो 7 में से 12 घटाएंगे तो माइनस के कितना बचेगा? 5। तो ये सर्वांतर हमको ज्ञात हो जाएगा। अगली श्रेणी लिखी -3, ये एपी है, समांतर श्रेणी। एपी का मतलब क्या होता है? ये शॉर्ट फॉर्म एपी। -3, -1/2, 2 का डॉट 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 11वां पद बताना है। तो 11वां पद हम निकाल सकते हैं। 11वां पद कितना होगा? 22 होगा। कितना होगा? 22। ये फॉर्मूला हमें पता होता है। 11वां पद जब भी निकालना हो तो सर्वप्रथम प्रथम पद और सर्वांतर की जरूरत पड़ती है। तो प्रथम पद -3 है, सर्वांतर निकाल सकते हैं। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6
और 6 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5/2। तो ये 5/2 और फॉर्मूला लगाते हैं 11वां पद निकालना, ए प्लस कितना हो जाएगा 10d। ए का मान रख दो, डी का मान रख दो, आंसर आ जाएगा कितना 22। ऐसे ही हमें 10वां पद निकालना है, तो 10वां पद कितना आ रहा है इस श्रेणी का 39/कितना 2। ऐसे अगला क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन क्या है, ए पी 3,1,-1,-3 का सर्वांतर ज्ञात करना है। तो एक में से कितना घटाएंगे 3, तो एक में से 3 घटाएंगे तो -2 बचेंगे, यानी सर्वांतर कितना होगा -2। अगर हमें इसको नहीं घटाना है तो इस 3 में से ये -3 में से -1 घटा दो तब भी -2 सर्वांतर प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32वां, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो रूट बी का मान ज्ञात करना। रूट बी का मान कितना होगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का 90, एक समकोण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 33वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समयकाल कितना था, सा ईसा पूर्व से 640 से 546 तक, 640 से 546 तक। चलिए बिंदुओं 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी क्या होगी, 5√2। हम बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, एक बिंदु ए मान लो, इसको बी मान लो। ए बी बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर ए बी बराबर x2 x1 का x2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इससे मान निकालेंगे तो कितना आएगा 5√2। अगला क्वेश्चन क्या है, बिंदुओं 2,3 तथा 1,4 के बीच की दूरी क्या होगी, तो 4 कितनी होगी 2 कितनी होगी 2। ऐसे इनकी बीच की दूरी का फॉर्मूला निकाल के हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इन दोनों की बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इन दोनों की बीच की दूरी 7.07 लगभग होगी। दोनों की बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, आंसर निकल आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिंदु 37वां क्वेश्चन, बिंदु P 2,5 एक्स अक्ष से दूरी। तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी 5 होगी। कितनी होगी 5। और sin 45 का मान कितना होता है 1/√2, 1/√2। अगला क्वेश्चन, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी 1 होगी। कितनी होगी 1। एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो एक वृत्त में अधिकतम अनेक स्पर्श रेखाएं होती, एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अपरंत रूप से अनेक। चलिए बिंदु P, एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। तो कोण PA किसके बराबर होगा, तो PA का मान कितना होगा 50 डिग्री। कितना होगा 50, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो हम जोड़ेंगे तो 50, ये हो जाएगा कितना 130, और दूसरा भी कितने का होगा 50 का होगा। ठीक है। शंकु के आयतन का सूत्र, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, एल बराबर √h² प्लस आर स्क्वायर। 44वां क्वेश्चन देखो, एक घटना जिसका घटित होना निश्चित हो असंभव है, इसकी प्रायिकता क्या होती है 0। असंभव घटना की प्रायिकता सदैव क्या होती है 0, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 0। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता का मान नहीं हो सकती है, तो -1 इसमें जो भी ऑप्शन दिए थे हमने उसमें से एक ऑप्शन ले लिया -1.5। और इस तरीके से ये एक शब्द वाले क्वेश्चन का। चलिए कुछ आगे रिक्त स्थान खाली स्थानों की पूर्ति करना अपन सीखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, HCF A, B गुणा LCM A, B बराबर क्या होता है A गुणा B, बराबर क्या होता है A गुणा B। दो संख्याएं थी।
अंडर रूट 2 खालिस्तान संख्या है, कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या। अंडर रूट 3 खालिस्तान संख्या है, तो ये भी कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। एक परमेय संख्या होती है और एक अपरमेय। तो हमको ये बतानी थी ये संख्या कौन सी है, तो हमने बता दी ये संख्या अपरमेय। अगला क्वेश्चन देखेंगे चौथा, क्या लिखा है? एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड ना हो, गुणनखंड अनेक गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए कैसा होता है? अद्वितीय होता है। कैसा होता है? अद्वितीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी कॉमा ए बराबर नहीं है 0 के लिए y बराबर ए एक्स प्लस बी का ग्राफ एक सरल रेखा है जो एक्स अक्ष को ठीक बिंदु किस पे, इसके बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो माइनस के बी बटे ए कॉमा 0 पर प्रतिच्छेद करती है। इस पे क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। चर बिंदु x के बहुपद, चर बिंदु x के बहुपद px में x की उच्चतम घात क्या कहलाती है? ये हमको बताना है। तो बहुपद की घात कहलाती है। उच्चतम घात क्या होती है? बहुपद की घात। द्विघाती बहुपद के ग्राफ का आकार कैसा होता है? परवलयाकार होता है। कैसा होता है? परवलयाकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आठवां क्या लिखा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी खालिस्तान बहुपद का उदाहरण है। किस बहुपद का है? द्विघाती बहुपद का उदाहरण है। ये हमको पता चल गया। एक बहुपद जिसकी घात 3 हो वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। कौन सा बहुपद कहलाता है? त्रिघात बहुपद। चलिए 10वां क्वेश्चन देखेंगे। ए एक्स प्लस वाई बराबर 5, यदि एक्स बराबर 3 है तो अगर हम यहाँ 3 रख देंगे, ये 3 बराबर कुछ तरफ, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो वाई का मान कितना होगा? 2। ये वाई का मान पता चल गया। ये 10वां क्वेश्चन था। चलिए अब हम 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन क्या है? किसी बहुपद के समीकरण के अधिक से अधिक 2 मूल हो सकते हैं। कोई द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं? 2 मूल हो सकते हैं। 12वां क्वेश्चन देखो। वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो तो क्या कहलाता है? वर्ग समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग समीकरण कहलाता है। खालिस्तान में हमें भरना है, क्या लिख सकते हैं? वर्ग। 13वां क्वेश्चन देखो। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविध कर क्या होगा? 0। ये विविध कर हम निकाल सकते हैं। डी बराबर तुलना करते थे, विविध कर निकाल लेंगे, 0 आएगा। अगला क्वेश्चन। द्विघात बहुपद समीकरण में कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है काय से? 0 से। तो समीकरण के कोई मूल नहीं होते हैं। अगला देखेंगे 15वां। द्विघात समीकरण के मूल हल करने के लिए द्विघाती सूत्र, ये होता है द्विघाती सूत्र। इसी को श्रीधराचार्य विधि का सूत्र बोलते हैं। माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है। यही सूत्र विधि का है और इसी को श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया था जिसे हम क्या बोलते हैं? 16वां क्वेश्चन के रूप में मानते हैं, द्विघाती सूत्र के रूप में। किसके रूप में? द्विघात। 17वां क्वेश्चन देखो। समांतर श्रेणी माइनस के 5 माइनस का 1,3,4 में सर्वांतर ज्ञात करना। -1 में से माइनस के 5 घटाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। ये सर्वांतर पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन 18वां। समांतर श्रेणी में 7,13,19 डॉट डॉट 205 में पदों की संख्या। तो इसमें पदों की संख्या अगर हम ज्ञात करेंगे तो टोटल कितने पद होंगे? 34। फॉर्मूला लगा के हम पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो कितनी निकलेगी? 34। अगला 19वां क्वेश्चन देखो। समांतर श्रेणी में 3/2 1/2 -1/2 माइनस के 3/2 सर्वांतर निकालना है। तो इसमें से इसको घटा दो, घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। इसमें से इसको घटाना है तो तभी तो सर्वांतर निकाल सकते हैं। इसमें इसको घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे तो ये 2 है, इसके बटे में भी 2 है, तो घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेगा। ये गलत लिखा हुआ है। ये कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये 2 होगा काय के? माइनस के। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 20वां क्वेश्चन। यदि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है तो n पद ज्ञात करना है। तो n पद का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस x माइनस 1 और क्या? डी।
ये होता है फॉर्मूला n व पद ज्ञात करने के लिए। x रख लो या n रख देते तो अपन आराम से ज्ञात कर सकते। 21वां क्वेश्चन AP 5,10,15 का डॉट डॉट 10वां पद ज्ञात करना, तो 10वां पद आराम से निकाल सकते, कितना होगा 50, कितना होगा 50। चलिए अगला क्वेश्चन 22वां, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप। अगला, भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला उनकी शर्त लिखी, उनके संगत कोण हों तो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तथा उनकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। चलिए अगला 24वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 24वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे हों, बराबर, तथा उनकी संगत भुजाओं अनुपात में हों। तो संगत भुजाएं कैसी होती हैं, अनुपातिक में। 25वां क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक वर्ग कैसे खालिस्तान होते हैं, प्रत्येक वर्ग कैसा होता है, समरूप होता है। 26वां क्वेश्चन देखेंगे, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का भुज कहलाती है, उस बिंदु का क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। चलिए 27वां क्वेश्चन देखेंगे, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। तो ये भुज और कोटि, जो x अक्ष पर स्थित होता है उसको भुज बोलते हैं, और जो y अक्ष पर स्थित होता है उसको क्या बोलते हैं, कोटि। चलिए अगला, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। 29वां, वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन 30वां, एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, छेदक रेखा। बिंदु एक, एक वृत्त की खालिस्तान समांतर रेखा हो सकती है, तो एक वृत्त में कितनी समांतर रेखा हो सकती हैं, दो। चलिए अगला क्वेश्चन 32वां, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के वनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप। 34वां क्वेश्चन देखेंगे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, दो बिंदुओं। 35वां क्वेश्चन देखो, त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर। क्या होता है, पाई r स्क्वायर। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणा पाई r स्क्वायर। और त्रिज्या का सूत्र 37वां क्वेश्चन, त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्या खंड जिसका कोण अंशों में थीटा के संगत कोण चाप की लंबाई क्या होती है, थीटा बटे 360 पाई r होती है। कितनी होती है, पाई r। चलिए 38वां क्वेश्चन देखेंगे। 38वां क्वेश्चन, घनाभ में कुल कितनी फलकें होती है, तो घनाभ में कुल 6 फलकें होती हैं। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। चलिए 40वां क्वेश्चन, धीरे धीरे अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। 40वां क्वेश्चन क्या लिखा था, 3 माध्यक बराबर क्या होता है, बहुलक प्लस 2 माध्य। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हमको अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा। 41वां क्वेश्चन क्या है, पीई के ऊपर बार बराबर 2/3, तो पीई बराबर क्या होगा। तो हमें इस फॉर्मूला पता है, पीई प्लस पीई के ऊपर बार बराबर क्या होता है, 1, और इसमें से उसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1/3 बचेगा। क्या बचेगा, 1/3। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, हमेशा 1। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1। असंभव घटना की प्रायिकता खालिस्तान क्या होगी, 0। किसी प्रायोगों की संख्या प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता योग क्या होता है, 1 होता है। चलिए 45वां क्वेश्चन, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो प्रारंभिक घटना कहलाती है। 46वां क्वेश्चन, 1 माइनस पीई बराबर पीई के ऊपर क्या होता है, बार। ये भी फॉर्मूला है जो हमने ऊपर देखा था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, ई एवं ई के ऊपर बार परस्पर कैसी होती हैं, पूरक घटनाएं होती हैं। कैसी होती हैं, पूरक घटनाएं होती हैं। चलिए अब कुछ सही जोड़ी वाले क्वेश्चन हैं जो हमने आमने सामने आंसर लिखे हुए हैं, इनको देखेंगे। सही जोड़ी इस तरीके से आएंगे, वाई अक्ष से बिंदु 3,
4,5 की लंबवत दूरी कितनी होगी, 4 होगी। वाई एक्स से कर रहा है तो वाई निर्देशांक शून्य मानेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने 6 क्वेश्चन लिए हुए हैं और इनके आंसर जस्ट सामने हमने लिखे। इस तरीके से आप सही जोड़ी बना सकते हो। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं, आप इनको मैच कर सकते हो। चौथा क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। साइन 30 का मान होता है 1/2। कॉस 30 का मान अंडर रूट 3/2। ये पहला सेट सही जोड़ियों का हो गया। ये दूसरा सेट इसी प्रकार से हमने सेट में बना के रखे हैं सही जोड़ियों को, 6 के कॉलम में बनाया हुआ है। दूसरा क्या था, साइन 10 60 का मान क्या होता है, √3। इसी प्रकार से ये सूत्रों के रूप में आते हैं, हमको सूत्र याद होना चाहिए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 9। कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1। और कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। और साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, 1/सेक थीटा। इस तरीके से हमने दो दो करके सेट बना हुए हैं। एक सेट में 6 क्वेश्चन हमने और सही जोड़ियों वाले लिए। चलिए अगला देखिए, इसी प्रकार से इसमें भी हमने 6 सही जोड़ी ली हुई हैं। 10 90 का मान क्या होता है, ये देखना हमको। तो 10 90 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी। अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन ए। से के बराबर क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। साइन 0 का मान क्या होता है, 0। और कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2। साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 बराबर क्या होगा, 1। तो ये अगला सेट हो चुका सही जोड़ियों का। एक और इसी प्रकार से एक सेट और लिया हुआ है हमने सही जोड़ियों का। ये 19वां क्वेश्चन के रूप में बनाया हमने। 10 थीटा बराबर साइन बटे कॉस होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, 10 स्क्वायर। 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 बराबर क्या होगा, 1। एक ये सही जोड़ियों का सेट हो गया। 2 3 सेट इसी प्रकार के और दिए हुए हैं, बस इसके साथ सही जोड़ियाँ खत्म हो जाएंगी। आप इन सही जोड़ियों को आराम से याद कर सकते हैं, कंप्लीट कर लो अच्छे तरीके से, आपको आ जाए। 10 थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस। और कॉस 45 का मान क्या होता है, 1/√2। सेक थीटा का मान क्या होता है, 1/कॉस थीटा। और कॉट 60 का मान क्या होता है, 1/√3। कॉट ए का मान क्या लिख सकते हैं, कॉस बटे साइन। √3 का मान होता है 1.73, 1.732। ये हो गया। इसी प्रकार से आगे एक सेट और है सही जोड़ियों का। हर सेट में 6 सही जोड़ी हमने ली हैं। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो क्या होता है, 1/4 पाई r स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर। शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई r l। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी LBH। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h। चलिए अगला अगला हम देखेंगे कौन सा है। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। और घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब। वेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r h। और एक और PE प्लस PE के ऊपर बार बराबर क्या होता है, 1। ये हमने कई बार देख लिया। अगला 41वां देखो, 2 पाँचों को उछाला तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है, 36। बहुलक का सूत्र, ये बहुलक का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये आराम से आप याद कर सकते हैं। अगला माध्यक तत्व जब n पदों की संख्या हो तो सम के लिए फॉर्मूला लिखा है, इनको हम निकाल सकते हैं। माध्यक जब n पदों की संख्या हो तो n+1 पदों की संख्या कैसी हो, सम हो तो n+1/2 बापद ज्ञात हम करते हैं। ये सही जोड़ियाँ थी। और इस सही जोड़ियों के बाद कुछ 70 वाले क्वेश्चन और हैं, वो मैं आपको चलो। 2 पदों का योग तथा अंतर एक बहुपद होता है, सत्य बात है। 2 पदों का योग या अंतर एक बहुपद होता है। ये 70 वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, घात 3 किसी बहुपद से अधिक 2 शून्यांक हो सकते हैं। कितने शून्यांक हो सकते हैं, घात 3 के बहुपद की अधिक से अधिक 2 शून्यांक हो सकते हैं, यह सत्य है। क्यों, कितने शून्यांक हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं।
द्विघात बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल c/a होता है, ये सत्य है। गुणनफल क्या होता है? c/a होता है, सबको पता है। समीकरण x + y = 5 और x = 1 है, तो x का मान यहाँ रखेंगे, इसको ले जाएंगे उस तरफ, तो y का मान 4 होगा। बिल्कुल सत्य है, ये y का मान 4 होगा। चलिए 5वां क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र को द्विघाती सूत्र कहते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, जब हमको द्विघाती सूत्र की सहायता से हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। 6वां क्वेश्चन, द्विघाती समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c = 0, तो a बराबर नहीं होता है क्या? 0, तो ये बात कैसी है? सत्य है। 7वां क्वेश्चन देखेंगे, x² - के 3x - 10 = 0 के मूल क्या क्या हो सकते हैं? तो ये 3, -5 होंगे क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, ये कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि v² - 4ac कैसा है? बड़ा है कैसे? 0 से, तो ये सत्य बात है, ये दो बराबर वास्तविक मूल हो सकते हैं। कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यदि v² - 4ac कैसा हो? 0 से छोटा, तो ये सत्य बात है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे इसी प्रकार से। 10वां, x - 1 ब्रैकेट में क्या लिखा? x - 1 = 0, x का मान 0 और 1 होगा। बिल्कुल सत्य है, अगर हम इसके शून्यांक निकालेंगे तो 0 और 1 मान इसका निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11वां, 3, 6, 12, 24 का एक समांतर श्रेणी में है। असत्य है, क्योंकि समांतर श्रेणी में जो पद होते हैं उनमें समान कैसा होता है? अंतर। अब 3 के बाद सीधे 6 आ गए तो 3 का अंतर, फिर सीधे 12 हो गए, फिर 12 हो गए, तो ये अलग हो गया। समान अंतर होना चाहिए, पहले पदों में 3 का अंतर है, अगले में सीधे 6 का अंतर हो गया और अगले में 12 का अंतर हो गया, ये समांतर श्रेणी नहीं होगी, तो ऐसा कैसा हो गया? ये असत्य। अगला देखेंगे, समांतर श्रेणी 7, 10, 7, 4 का 10वां पद -17 होगा। बिल्कुल होगा, आप निकाल के देख सकते हैं, तो इसका पद का मान कितना होगा? -17। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। ये असत्य है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते हैं। सभी समरूप होते, द्विबाहु त्रिभुज नहीं होते, समबाहु होते तो होते। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 14वां, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक हो सकती हैं। सत्य, बिल्कुल दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक हो सकती है। 15वां क्वेश्चन देखो, ये P के निर्देशांक लिखे, ये Q के, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला ये होता है। बिल्कुल सत्य बात है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी कोटि होती है। असत्य, y अक्ष से दूरी कोटि थोड़ी होती है, कोटि होती है, क्यों कोटि? बिंदु 7,1 और 0,0 के बीच की दूरी 5√2 होती है। सत्य, आप निकाल सकते हो दो बिंदुओं के बीच की दूरी और इससे आप पता कर। चलिए, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का भुज कहलाता है। असत्य, बिल्कुल ये भुज नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है? कोटि। क्षैतिज रेखा के तल के ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ कौन सा कोण बनाती है? तो ये अवनमन कोण नहीं बनाएगी, ये उन्नयन कोण बनाती है। कौन सा कोण बनाती है? उन्नयन कोण। तो ये कैसा हो जाएगा? असत्य। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी बिंदु की ऊंचाई या लंबाई या दो दूरस्थ वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। ये बात कैसी है? सत्य है। देखिए, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। ये कैसा है? असत्य है। दृष्टि रेखा प्रचक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। ये सत्य है। वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को छेदक रेखा कहलाती है। ये बात कहती है, सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है अगला? वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा रेखा होती है। सत्य बात है, वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही रेखा स्पर्श होती है। वह बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा कैसी रेखा बराबर होती है? सत्य है। अगला 26वां,
वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये सत्य बात है। जीवा को दो बराबर भागों में कैसा करता है? समद्विभाजित। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है, ये कैसी है? असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत लघुखंड का क्षेत्रफल, ये कैसा है? सत्य। ये फॉर्मूला बनाते हैं हम, बिल्कुल सत्य बात है। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr, ये भी सत्य है। अगला क्वेश्चन तीसरा देख वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, सत्य है। ये भी वृत्त की परिधि 2πr होती है, जहाँ r वृत्त की क्या होती है? त्रिज्या, तो ये भी कैसी है? सत्य है। चलिए वृत्त की परिधि 2πr² होती है, ये गलत है। वृत्त की परिधि πr² होती है क्या? नहीं होती है। वृत्त की परिधि तो 2πr होती है। 33वां क्वेश्चन, शंकु का आयतन πr² होता है, असत्य है। ये तो अभी देखा था हमने, शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन 2/3πr³ होता है, नहीं होता है, यह सत्य है। हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। 35वां क्वेश्चन, अर्धगोले का आयतन 1/3πr3, जबकि r गोले की त्रिज्या है, ये कैसा है? असत्य है। 36वां क्वेश्चन, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है, यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई समान हो तो कैसा है? ये असत्य है। 34वां क्वेश्चन, जिस वर्ग की बारंबारता अधिक होती है वह वर्ग बहुलक कहलाता है, बिल्कुल बात सत्य है। जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है वही बहुलक कहलाता है। 38वां, 3 मध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 मध्यिका, ये बात कैसी है? सत्य। ये क्वेश्चन हमने अभी देखा हुआ है। चलिए वर्गीकृत बारंबारता बंटन में जिस वर्ग की बारंबारता अधिक होती है उसे हम बहुलक कहते हैं, सत्य बात है। ये भी पहले चलिए में पढ़ा। वो 2-3 प्रकार से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ये पूछने का तरीका है। दिए हुए प्रत्यक्षणों में मान सबसे अधिक बार आता है वह माध्य कहलाता है, गलत बात है। जो मान अधिक बार आता है उसको बहुलक बोलते हैं। किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होता है, ये नहीं होता है, असत्य है। ये कोई भी घटना ऋणात्मक नहीं होता है। पीई प्लस पीई के ऊपर बार बराबर क्या होता है? एक, ये भी कैसा है? सत्य। आगे हम देख चुके कई बार। एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती, सत्य है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग एक होता है, ये भी सत्य है। 52 पत्तों की अच्छी तरीके से फेंटी हुई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी? 1/26, क्योंकि बादशाह होते हैं, तो ये कैसा है? सत्य है। चलिए इस प्रकार से ये सत्य सत्य कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद एक शब्द वाले फिर से आ चुके। चलिए कुछ एक शब्द वाले अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का कथन। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये अंक गणित की द्विघात बहुपद के शून्याङ्क गुणनफल के लिए सूत्र लिखिए। तो द्विघात बहुपद के शून्याङ्क गुणनफल का सूत्र क्या होता है? c/a। द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्याङ्क हो सकते हैं? 2। रैखिक बहुपद की घात क्या होती है? 1। अगला 5वां क्वेश्चन, बहुपद के शून्याङ्कों को परिभाषित कीजिए। जो संख्या किसी दिए गए पद में जोड़ने या घटाने पर दिए हुए बहुपद का मान शून्य कर दे वो शून्याङ्क कहलाते हैं। चलिए ये x का मान 1 लिखा हुआ है, यहाँ x का मान रखेंगे, y का मान निकाल सकते हैं, 4 आएगा। रैखिक बहुपद समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 के बाएं पक्ष में x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर दाएं पक्ष का मान क्या होगा? पक्ष क्या मान के बराबर होगा? बिल्कुल सत्य है। अगर हम यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, 2 एकम 2, 3 एकम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, दोनों बराबर होंगे। 4 y अक्ष में द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो मानक रूप क्या होता है? चर y के लिए a² प्लस b प्लस c बराबर 0। चलिए अगला देखेंगे। यदि a और b और c वास्तविक संख्या हैं और a बराबर नहीं है 0, तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण के व्युत्क्रम का मानक सूत्र ये होता है d बराबर b² माइनस 4ac। किसी AP का nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र ये लिखा हुआ है, आराम से आप ज्ञात कर सकते हो। AP का मानक रूप ये होता है a प्लस a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। अगला AP 3, 7, 11, 15 के अगले दो पद लिखिए। अगले दो पद कितने होंगे? 19 और 23।
ये समांतर श्रेणी बनी हुई है। 2√2 √2 0 का अगला पद क्या होगा? -√2। ये हम ज्ञात कर सकते हैं, अपने आराम से समांतर श्रेणी बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र। तो प्रथम n पदों के ज्ञात करने के लिए सूत्र ये लिखा हुआ है, SN बराबर n/2 2a प्लस ब्रैकेट में क्या n-1 और ब्रैकेट के बाहर क्या d ब्रैकेट 1। थेल्स प्रमेय का कथन ये लिखा हुआ है, थेल्स प्रमेय का कथन या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का कथन। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है, तो आप थेल्स प्रमेय का विलोम भी याद कर सकते हो। ये परिभाषा लिखी है। समरूप आकृतियाँ किसे कहते हैं? दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से वो माप समान ना हो, समरूप आकृति। मूल बिंदु के बीच की दूरी के लिए सूत्र ये होता है √x² प्लस y², एक्स वाई के लिए। मूल बिंदु 0,0 से बिंदु xy की दूरी के लिए सूत्र ये होता है, दो बिंदुओं a1 y1 b x2 y2 जोड़ने वाली रेखाखंड को m/n में विभाजित आंतरिक रूप से विभाजित करने के लिए वाले बिंदु P x, y के निर्देशांक के लिए सूत्र ये होता है, ये लिखा हुआ है। अवनमन कोण की परिभाषा, तो अवनमन कोण की परिभाषा ये हमने लिखी है अपने अनुसार। उन्नयन कोण की परिभाषा, तो ये उन्नयन कोण की परिभाषा आप ज्ञात कर सकते हैं, कुछ भी अलग नहीं है। चलिए, किसी खंबे पर छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का होता है? 45 डिग्री। दोनों अगर समान है और छाया पर छाया तो उनका सूर्य का उन्नयन कोण कितने डिग्री का होगा? 45। एक वृत्त कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं? 2। कितनी? एक वृत्त में अधिकतम कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं? स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। किसी बिंदु बाह्य बिंदु के वृत्त पर अधिकतम कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। वृत्त की दो छेदक रेखा, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त के स्पर्श बिंदु को परिभाषित कीजिए। तो वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र निकालने के लिए ये लिखा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त में त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र, तो वृत्त के त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र ये लिखा, θ/360 πr²। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र, तो ये लिखा हुआ है θ/360 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। गोले का आयतन का सूत्र ये लिखा। सार्वधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? भूलक कहलाता है, ये लिखा हुआ है। माध्य ज्ञात करने के लिए विचलन विधि का सूत्र, तो ये लिखा है x के ऊपर बार a प्लस h, या h को इस तरफ ले लो या इस तरफ, सिग्मा FU बटे सिग्मा F। 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य निकालना है। तो इन सबको जोड़ के 1 2 3 4 5 का भाग दे दो या बराबर कर लो। दो इस तरफ तो बीच में कौन सी संख्या? 3, तो 3 माध्य हो जाएगा। बात एक ही है। या इन सबको जोड़ के तो जितनी संख्या उनका भाग दे दो। 3 केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप के लिए संबंधित सूत्र ये लिखा हुआ है। वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह क्या होता है? 30, यानी बीच वाली वैल्यू जोड़ेंगे तो कितना होगा? 60। वर्ग चिन्ह कितना होगा? प्रारंभिक घटनाएं किसे कहते हैं? वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो। PE प्लस PE को व्यवहार का मान क्या होता है? 1। जे भी पढ़ चुके। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। 5 से को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। कभी भी संख्या 8 प्राप्त नहीं हो सकती है। इस प्रकार से हम पूरे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों को आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण